तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत तेलों के विश्लेषण से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है साबुनीकरण संख्या या सपोनिफिकेशन नंबर। सपोनिफिकेशन नंबर वह संख्या है जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्रामों में वह संख्या है जो 1 ग्राम तेल या वसा को पूर्ण रूप से साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक है। यानी 1 ग्राम जो फैट है उसको कंप्लीट सपोनिफिकेशन के लिए जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है उसको हम सपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। इसी से संबंधित एक दूसरी टर्म और काम में आती है जिसे हम आयोडीन नंबर कहते हैं। आयोडीन नंबर ग्रामों में आयोडीन की वह संख्या है जो 100 ग्राम वसा या तेल से एडिशन रिएक्शन करे या योगात्मक अभिक्रिया करे, क्योंकि आपको इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि जहाँ भी अनसैचुरेशन उपस्थित होती है वहाँ पर आयोडीन का 1 मोल 1 डबल बॉन्ड पर लग जाता है। अर्थात इसके द्वारा हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच इज़ प्रेजेंट और नंबर ऑफ अनसैचुरेशन विच इज़ प्रेजेंट इन ऑयल कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये ग्रामों में आयोडीन की वह संख्या है जो 100 ग्राम वसा या तेल के साथ संयोग करती है। ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट के आयोडीनीकरण के द्वारा आयोडीन की संख्या को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आयोडीन की संख्या अलग अलग तेलों के लिए और फैट के लिए अलग अलग होती है। इस आयोडीन की संख्या को विज की विधि के द्वारा या विर्ज मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं। विर्ज मेथड में आयोडीन मोनोक्लोराइड का एक रॉड्स ली जाती हैं। क्रिस्टल जो है वो बड़े रॉड की शेप में बने हुए होते हैं और उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में आयोडीन मोनोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं और फैट और ऑयल की ज्ञात मात्रा का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ विलयन बना करके आयोडीन संख्या का मान ज्ञात किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आयोडीन संख्या हैं। बटर के लिए 30 to 40 होता है, लार्ड के लिए 46 to 70 होता है, इसी तरह से सोयाबीन के लिए 127 to 138 है, सूर्यमुखी के तेल के लिए 140 to 156 है और कपास के तेल के लिए 105 से और 114 होती है। इसी तरह से बटर के लिए सपोनिफिकेशन नंबर 210 to 230 है, सोयाबीन ऑयल के लिए 189 to 195 है और इसी तरह से अलसी का तेल जैसे तो उसके लिए आयोडीन वैल्यू का मान 170 to 185 है, जबकि सपोनिफिकेशन वैल्यू का मान 185 to 195 होता है। एक और तीसरी टर्म जो मुख्य रूप से काम आती है वो है अम्ल संख्या। अम्ल संख्या अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्रामों में वह संख्या जो 1 ग्राम वसा को उदासीन करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम अम्ल संख्या कहते हैं। अम्ल संख्या ज्ञात करने के लिए फैट या ऑयल की तुली हुई मात्रा को इथाइल अल्कोहल के घोल में मानक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुमापित किया जाता है और अम्ल संख्या के द्वारा तेल में जो इम्प्योरिटी है या डिनेचुरेशन की मात्रा है या विकृत गंधिता की मात्रा है उसका अनुमान लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं सोप की। सोप या साबुन। सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। A soap molecule consists of a long hydrocarbon chain composed of carbon and hydrogen with a carboxylic acid on one end which is ionic bonded to metal ion, usually a sodium or potassium. जो साबुन है वास्तव में सोडियम लवणों का मिश्रण है जो कि एसिड के लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं उनके सोडियम साल्ट के डिफरेंट जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट को मुख्य रूप से साबुन के नाम से जाना जाता है।
साबुन के अंदर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं उनके कार्बन की संख्या सम संख्या में होते हैं, जो कि आपको हमने पहले बताया था, और इसमें नंबर 12, 14, 16, 18 इस तरह से होता है। और इन सब का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। साबुन लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक आयनिक ग्रुप COONA से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। कुछ महत्वपूर्ण सोप के एग्जाम्पल हैं सोडियम स्टीरेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C17H35COONA। दूसरा है सोडियम पामिटेट C15H31COONA and sodium oleate C17H33COONA+। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सोप के जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण की प्रक्रिया। साबुनीकरण की प्रक्रिया में दिस प्रोसेस इज मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कलीज इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। अर्थात साबुनीकरण की प्रक्रिया में वसा या तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीरेट या पामेट, इस तरह से साबुन का मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स और कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फैट और ऑयल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोप प्लस ग्लिसरॉल। तो दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ सपोनिफिकेशन इन शॉर्ट फॉर्म। अब हम लेते हैं साबुन के साफ करने की विधि या सोप मॉलिक्यूल्स मिसेलीज किस तरह से बनाते हैं। साबुन साफ करने की विधि है, साबुन का एक अणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहली होती है एक अध्रुवीय लंबी हाइड्रोकार्बन संख्या जो तेल में विलय होती है, इसे पूंछ कहते हैं। दूसरा लवणों के समान ध्रुवीय शीर्ष या हेड जो कि जल विलय हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। एक प्रारूपिक साबुन सोडियम स्टीरेट को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से समझाया जा सकता है। जब साबुन के विलयन को किसी गंदे कपड़े या विलयन में डाला जाता है तो साबुन के अणु गोलाकार रूप में एकत्रित होकर के मिसेल बनाते हैं। इनमें साबुन अणु का अध्रुवीय तेल या वसा विलेय भाग ग्रीस या गंदगी की तरफ होता है तथा ध्रुवीय भाग ध्रुवीय जल के अणु की तरफ होता है। यानी साबुन का जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल फैट की तरफ होगा और जो पोलर पार्ट है वो जल के अणुओं के तरफ होता है। कपड़े को रगड़ने, खंगालने, पानी में उबालने से मैल या ग्रीस ढीली होकर के मिसेल के द्वारा कपड़े से अलग कर दी जाती है। भली भांति पानी से धोने पर गंदगी मिसेल के रूप में कपड़ों से अलग होकर निकल जाती है। ये मिसेल जो स्वयं बुलबुलों के रूप में होते हैं कार्बोक्सिलेट आयनों से कारण ऋणावेशित हो जाते हैं और ये आपसी प्रतिकर्षण के कारण वापस से इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और इस कारण ग्रीस जैसी अशुद्धियाँ तेल जल में पायस बना लेती हैं और इनको जब हम पानी से धोते हैं तो ये निकल जाती हैं। तो इस तरह से इनकी कार्य प्रणाली होती है कि सोप मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक, दूसरा पार्ट हाइड्रोफिलिक, और फिर ये मिसेली जो है वो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सोप के, ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल की तरफ, जो पोलर पार्ट है वो वाटर की तरफ जुड़ करके और बीच में बन जाता है और इस तरह से जो गंदगी और ग्रीस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और टूटने के पश्चात जब हम पानी से उनको धोते हैं या निकालते हैं या रगड़ते हैं तो वो कपड़ा
साफ हो जाता है। तो इस तरह से मिसेली के वर्किंग की या मिसेली के कार्य की कार्य प्रणाली होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोप की। तो मैकेनिज्म ऑफ सोप में जैसे ही आपने डायग्राम में आप देखिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर जो मिसेली है, मिसेली की बात करी, ये मिसेली पानी के अंदर आपने कपड़ा डाला, उस कपड़े के अंदर ऑयल की ड्रॉप है। अब वो ऑयल की ड्रॉप में जैसे ही आपने सर्फ डाला या साबुन डाला, वो साबुन उस कपड़े के उसके चारों ओर जो ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं उनके चारों ओर सोप के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। उनका हाइड्रोफोबिक सिरा जो ऑयल है उसके पास चला जाता है, उसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और फिर वो उससे अट्रैक्ट होने के कारण जैसे ही उनको ब्रश से रगड़ा जाता है या कपड़े को कूटा जाता है या किसी भी तरह से उसको हटाया जाता है, तो वो डर्टी क्लॉथ को जब एजिटेट किया जाता है सोप सॉल्यूशन में, तो ऑयली पार्टिकल जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वाटर से उसको धो दिया जाता है और इस तरह से कपड़ा धुल जाता है। तो ये कपड़े धोने की क्रियाविधि होती है। ये हमने आपको साबुन के बारे में बताया। साबुन की बहुत सारी साबुन के अंदर कमियां होती हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। कुछ परिस्थितियों में साबुन कठोर जल में प्रयोग करने से हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि साबुन उस हार्ड वाटर के अंदर अभिक्रिया नहीं करता है और साबुन खुद फट जाता है। और साबुन आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर में साबुन जो है वो कैल्शियम स्टीरेट बना लेता है और कैल्शियम स्टीरेट बना के साबुन फट जाता है और इस कारण से जो अभिक्रिया वास्तव में होनी चाहिए साबुन के साथ ऑयल और फैट को अलग करने की, वो नहीं हो पाती है और पूरी तरह से हमें जो है वो परिणाम प्राप्त नहीं होता। हमारा कपड़ा साफ नहीं होता। यदि हम सिर वगैरह भी धोते हैं साबुन से तो वो भी चीठा चीठा हो जाता है और ख़राब सा लगने लगता है। तो इस कारण से, क्योंकि कठोर जल में जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जल में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो साबुन रिएक्शन करना चाहिए था, साबुन का पार्ट, वो सोडियम स्टीरेट जो है वो कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया जो ऑयल और फैट के साथ उसे मिसेली बना के करनी चाहिए थी, वो अभिक्रिया वो नहीं करता है। और अतः सामान्य प्रयुक्त होने वाले साबुन जैसे सोडियम साबुन का कठोर जल में प्रयोग करने से कैल्शियम मैग्नीशियम साबुन के अवक्षेप बनने लग जाते हैं, जो भूरे और चिपचिपे स्कैम के रूप में दिखाई देते हैं और साबुन का अपव्यय होता है। यानी हमारा पैसा भी खर्च होता है, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, कपड़े का रंग भी खराब हो जाता है और इस कारण से साबुन जो है वो कठोर जल में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता। अतः कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने फिर देखा कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक नई चीज़ की खोज की जिसको कि हम डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। और डिटर्जेंट में वो सब कमियां नहीं होती जो कि साबुन में है। यानी कि साबुन कम कठोर और ज़्यादा कठोर दोनों में समान रूप से कार्य नहीं करता। यानी कठोर ज़्यादा कठोर यदि होगा तो वो फट जाएगा, परंतु डिटर्जेंट मृदु जल और हार्ड वाटर दोनों के अंदर पर्याप्त रूप से बराबर क्षमता के साथ प्रक्रिया करता है और इस कारण से अब हम धीरे धीरे साबुन के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं,
डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। और जब अभी हम आगे देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादातर ये है कि जहाँ पर हमारे कार्बोक्सिलेट आयन थे या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, उसकी जगह पर हमारे सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाता है। और इस तरह से हम जो है अब अगले वीडियो में डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।